नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज फिर नए टॉपिक्स के साथ आज का दिन। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का? सुनामी जागरूकता दिवस। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया है। कब मनाया गया है देखते हैं। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया है। किस लिए? अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए। भविष्य में जो भी आपदाएं आने वाली हैं या जो फ्रिक्वेंटली आपदाएं आती रहती हैं, कभी बाढ़ कभी सुनामी, इन सारी आपदाओं से निपटने के लिए जो जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर के हम पहले से ही तैयारी करके रखें, प्री प्लान करके रखें कि कैसे हम इन आपदाओं से निपटेंगे। इस साल की थीम क्या रखी गई है? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, यानी कि लचीले भविष्य के लिए समानता जो है उस पर जोर देने के लिए इस साल की थीम रखी गई है। थीम याद रखेंगे, लचीले भविष्य के लिए समानता पर जोर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की ये थीम है। क्या है? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, यानी कि हमारा एक अच्छा भविष्य हो उसके लिए जो भी असमानताएं हैं उसको हमें दूर करना है और एक अच्छा फ्यूचर हमें प्राप्त करने के लिए काम करना है। तो याद रखेंगे इसको, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर और उसकी थीम भी। चलिए देख लेते हैं सुनामी से संबंधित कुछ और फैक्ट। तो पहला सुनामी जब आया था, पहला सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? इस तरीके का कब सोचा गया था कि ऐसा कुछ दिवस होगा? तो 5 नवंबर 2016 को इस दिवस की शुरुआत की गई थी। बहुत पुराना नहीं है, हाल ही में, लेकिन सुनामी के जो मामले हैं वो बहुत पहले ही होते रहे हैं। जापान में लगभग 1884 के आसपास एक बहुत ही भीषण जो है सुनामी आई थी, बहुत जान माल की हानि हुई थी। उसी समय से कुछ चल रहा था ऐसा कि एक अवेयरनेस डे के रूप में कुछ होना चाहिए इस पर ध्यान देने के लिए, लेकिन बहुत लेट बाद में 5 नवंबर 2016 को इस तरीके की जागरूकता दिवस मनाने की जो पहल है वो चालू की गई। इसमें क्या था कि एशियाई जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, साथ के साथ संयुक्त राष्ट्र का जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण था, इन दोनों ने मिलकर के आपसी सहयोग के माध्यम से इस दिवस को मनाने का ध्यान में रखा। मतलब कि एशियाई मंत्री स्तरीय, मतलब एशिया में जितने देश थे वो मंत्री, उनके सारे मंत्री, और साथ के साथ संयुक्त राष्ट्र के जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है उनका आपसी सहयोग से इस दिवस की शुरुआत की गई है। सबसे पहला जो आयोजन हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था, इसलिए कि ये जानना जरूरी है। 2016 में जब पहला सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया था तो कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में क्या हुआ था? 2004 में भीषण एक हिंद महासागर में सुनामी आई थी। उसके बाद से भारत ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया और हैदराबाद में INCOIS यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के तहत एक ITEWC बनाया। ITEWC यानी कि भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र। मतलब 2004 में जो सुनामी आई थी हिंद महासागर में, उसको देखते हुए, उसकी भीषण जो परिणाम रहा उसको देखते हुए जब भारत ने हैदराबाद में एक INCOIC केंद्र स्थापित किया और उसके अंदर एक भविष्य में जो भी बाढ़ या सुनामी जैसी समस्या हो उसकी चेतावनी देने के लिए एक सेंटर बनाया, एक केंद्र बनाया। नाम क्या है? ITEWC। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जो भी सुनामी आती है या आपदा आती है इसके लिए टाइम टाइम पे जो है वो विश्व के स्तर पर इस तरीके के समिट या फ्रेमवर्क आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी मामला होता है, जैसे पर्यावरण से संबंधित होता है तो COP25, COP26 ये सारे हर साल होते रहते हैं। वैसे ही आपदा जोखिम से निपटने के लिए कौन सा है फ्रेमवर्क? तो देख लेते हैं। कुछ जो हमेशा प्रश्न बनता रहता है, कभी ना कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा फ्रेमवर्क है और कौन से सन में आया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। अभी फिलहाल जो है वो यही चल रहा है। अगर आंसर कहीं पर भी बनता है आपका, जैसे कि मेंस वाले जो भी पेपर होते हैं उसमें मुख्य परीक्षा में जब आपदा न्यूनीकरण के बारे में लिखना होता है तो सेंडाई फ्रेमवर्क को कोट करना होता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है हम इसी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं आपदा जोखिम से निपटने के लिए। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है इसको 2015 में लाया गया है और 2015 से 30 तक ये सेंडाई फ्रेमवर्क काम करने वाला है। कहाँ पर? तो जापान के सेंडाई नामक स्थान पे इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है। इसमें क्या है? आपदा जोखिम से निपटने के लिए जितनी भी संभावनाएं हो सकती है, जितने भी तरीके हो सकते हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो पहला तो याद रखेंगे करंट में सेंडाई फ्रेमवर्क। इसके पहले कौन से हुए हैं? ह्यूंगो या ह्यूगो। ये जो फ्रेमवर्क है ये कब आया था? 2005 से लेकर के 15 तक एक्टिव रहा था। जैसे अभी सेंडाई आया है ये 2015 से 30 तक एक्टिव रहेगा, उसी तरीके से ह्यूगो फ्रेमवर्क जो था वो 2005 से लेकर के 2015 तक ये एक्टिव था। उसके और पहले याकोहामा फ्रेमवर्क था, तो 1994 में ये फ्रेमवर्क आया था। मैंने इसको
डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो करंट में चल रहा है वो सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है। इसके सबसे पहले याकोहामा फ्रेमवर्क, साथ के उसके बाद में ह्यूगो फ्रेमवर्क, और फिर अभी करंट में चल रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसको सीक्वेंस को भी याद रखेंगे। याकोहामा कब 1994 में, ह्यूगो कब 2005 से लेकर 15, और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो 2015 से लेकर के 30। तो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। सुनामी से रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। चलिए अगला देखते हैं, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये भारत में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड दिया किसे है, तो विजेता रहा है आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। कौन देता है ये, तो जो द हिंदू ग्रुप है, जो न्यूज़पेपर का ग्रुप है द हिंदू, वो ग्रुप जो है अपने 25वें स्थापना दिवस जब था उनकी, तब से उन्होंने इस तरीके के अवार्ड देने का स्टार्ट किया है। और इस श्रेणी में 6 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट है बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, वो दिया गया है आरबीआई को। आगे हम देखेंगे कि 5 अन्य जो श्रेणियां हैं उनमें किसको किसको अवार्ड मिला है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, या ऐसे भी वनडे एग्जाम्स में वन लाइनर में पूछ सकता है। तो पहले देखते हैं कि जो बिजनेस लाइन वाला अवार्ड है वो मिला है आरबीआई को। अन्य में देखते हैं एक और अवार्ड है इसी श्रेणी में, आइकॉनिक निर्माता ऑफ द ईयर। तो यह दिया गया है अमूल को। जो अमूल जो है दूध कंपनी है, जो हमारी दूध सहकारी कंपनी है या सहकारिता जो संगठन है, उसको दिया गया है आइकॉनिक निर्माता ऑफ द ईयर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, अमूल एक बहुत ही चर्चित नाम है। आइकॉनिक निर्माता ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अमूल को। यंग चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया, तो यंग चेंज मेकर जो अवार्ड है यह एक शिक्षा ऐप है, चेरी नर्न, इसको दिया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, शिक्षा से संबंधित एक ऐप है चेरी लर्न, इसको दिया गया है यंग चेंज मेकर पुरस्कार। आइकॉनिक निर्माता दिया गया है अमूल को, और जो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड है यह दिया गया है आरबीआई को। इनको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अन्य 3 श्रेणियां कौन कौन सी है। तो अन्य 3 श्रेणियों में जो वित्तीय परिवर्तन पुरस्कार है, यानी कि वित्त से संबंधित जो पुरस्कार है, वित्त के संबंध में जो अच्छा काम करने से संबंधित पुरस्कार है, वह प्रधानमंत्री जनधन योजना को दिया गया है। मतलब वित्तीय परिवर्तन कहने का मतलब है कि जनधन योजना जब आई है तो भारी मात्रा में जो है लोगों ने अपने अकाउंट खोले हैं, और जो मुख्य धारा में जो ब्लैक मनी है वो कहीं ना कहीं आई है, बैंकों में लोगों ने अपना पैसा जमा करना स्टार्ट किया है। तो जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, इसीलिए वित्तीय परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना को। डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में अवार्ड किसे मिला है, तो स्टेलैब्स टेक्नोलॉजी करके एक है, स्टार्टअप है, उसे डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। तो सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, जो अवार्ड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। पहला विजेता आरबीआई है, उसके अंडर में 5 और हैं, तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे। तो डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, स्टेलैब्स टेक्नोलॉजी को। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में किसे मिला है, तो सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में 2 एनजीओज हैं, उन्हें ये दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि एनजीओज के नाम क्या है। तो एक एनजीओ है हरकी जो है वो महिलाओं से संबंधित एक एनजीओ है, महिलाओं के लिए या महिला प्रतिभा के लिए ये काम करता है। तो हरकी एनजीओ, साथ के साथ एजुकेट गर्ल्स करके एक और एनजीओ है। मतलब सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में 2 एनजीओज को मिला है, एक है हरकी, दूसरा है एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स जो है वो नाम से स्पष्ट है, बालिका शिक्षा के ऊपर ध्यान देता है, और हरकी जो है वो महिला प्रतिभा से संबंधित है। इन 2 एनजीओज को जो सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो मैंने बताया कि जब द हिंदू ग्रुप का जो 25वां सालगिरह थी तब इसको स्टार्ट किया गया, कब, 2018 में। तो मतलब इस तरीके का पुरस्कार देना 2018 में ही शुरुआत हुई है। अब तक 5 दिए गए हैं, 2021 में कोविड की वजह से नहीं दिया गया था, बाकी कंटिन्यू प्रतिवर्ष ये दिया जा रहा है। किसने प्रदान किया ये अवार्ड, तो जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, इन्होंने इसको प्रदान किया है। तो ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसको प्रदान किया है। इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, 2018 से। किसके द्वारा दिया जाता है, तो द हिंदू ग्रुप जो है उसके द्वारा ये दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला तीसरा टॉपिक है, यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। खोज की नहीं गई है, वो मिल गया है अपने आप। तो देख लेते हैं, यूरोपीय देश जो फ्रांस है वहां पर 2 वैज्ञानिकों को जो है वो व्हाइट हाइड्रोजन मिला है। देखते हैं ये व्हाइट हाइड्रोजन क्या है। तो व्हाइट हाइड्रोजन जो है वो एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला हाइड्रोजन है। अभी देखेंगे आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है हमारे देश में, जो है अक्षय ऊर्जा से जिसका उत्पादन किया जाएगा, सूरज या हवा की सूरज की रोशनी या हवा से जो ग्रीन
ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है उत्पादन करने की, जिससे पर्यावरण को कम प्रदूषण हो। उसी तरीके का एक व्हाइट हाइड्रोजन है, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, इसमें जो है प्रदूषण बहुत ही कम होता है, पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी ये हानिकारक नहीं है। तो अभी ये मिला है, कहाँ पर मिला है? फ्रांस में मिला है। 2 वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है, जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटो। तो ये 2 वैज्ञानिक हैं फ्रांस के, ये गए तो थे मीथेन की खोज करने के लिए, लेकिन इन्हें मिल गया क्या? व्हाइट हाइड्रोजन, और छोटी मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। वैज्ञानिकों का नाम याद रखेंगे, जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनोटो। कहाँ पर मिला है ये? तो मैंने बताया कि ये मेथेन की खोज करने गए थे। कहाँ गए थे मेथेन की खोज करने? उत्तर पूर्वी फ्रांस के लोरेन बेसिन में। तो लोरेन बेसिन को भी याद रखेंगे, जो आर का एग्जाम है आपका, उसमें जो खनिज से संबंधित और कहाँ पर पाए जाते हैं उनसे सब संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो फ्रांस का जो लोरेन बेसिन है, वहां पर मेथेन की खोज करने ये 2 वैज्ञानिक गए थे। वहां पर उन्हें मिल गया क्या? व्हाइट हाइड्रोजन। किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये उत्तर पूर्वी फ्रांस में मिलता है। बहुत ही कम प्रदूषण है इसका, व्हाइट हाइड्रोजन का प्रदूषण ना के ही बराबर है। अब देख लेते हैं कि हाल के दिनों में बहुत सारे हाइड्रोजन के जो अलग अलग प्रकार हैं वो चर्चा में रहे हैं, और प्रश्न इनमें बन सकता है जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। ये कुछ हाइड्रोजन के प्रकार हैं। प्रकार कहने का मतलब हाइड्रोजन तो एक ही है, लेकिन किसका कितना योगदान है प्रदूषण में, इससे संबंधित है ये। तो ग्रे हाइड्रोजन है, भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, और इसमें क्या होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का भारी मात्रा में उत्सर्जन होता है, यानी कि पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्रे हाइड्रोजन। इसी तरीके का कुछ है ब्राउन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा पर आधारित है, मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल उत्पादन नहीं होता। इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि H2O पानी का सूत्र है। तो पानी से क्या होता है, जब हम ऐसे अभिक्रिया करवाते हैं कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है अलग हो जाए, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। तो इसी को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। जब हम पानी से इसको प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरीके का जो है CO2 का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसको पानी से प्राप्त किया जा रहा है। वैसे ही एक ब्लू हाइड्रोजन होता है। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, जब हाइड्रोजन को हम प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में रिलीज होता है। तो कितनी प्रदूषण मात्रा है, इसके हिसाब से इनका जो है कैटेगरी डिफाइन किया जाता है कि कौन जो है कितना ज्यादा प्रदूषण रिलीज कर रहा है। तो इस प्रकार को भी याद रखेंगे। हाइड्रोजन की बात हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लिया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, टास से याद रखेंगे। थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम जो है यह ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। किससे ये लाइसेंस प्राप्त किया इन्होंने? तो DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इससे इन्होंने मान्यता प्राप्त की है, ये लाइसेंस प्राप्त किया है। अब क्या है, ये जो थ्रॉटल एरोस्पेस कंपनी है ना, ये रक्षा उद्योग हेतु ड्रोन बनाने के लिए काम करती है। अब फाइनली इसको लाइसेंस मिल गया है, तो ये और अच्छे तरीके से आधिकारिक रूप में अब उत्पादन कर सकती है। इसकी जो पेरेंट कंपनी या जो मेन कंपनी है वो कौन है? तो नियो स्काई। जो मूल कंपनी है वह है नियो स्काई, उसके अंडर में ये आता है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम यानी कि टास। इसको ध्यान रखेंगे, इसे मिला है पहला ड्रोन लाइसेंस भारत में। अभी देख लेते हैं कि इस ड्रोन की जो वजन है वो है 5 किलोग्राम से कम वजन और छोटी श्रेणी का ये ड्रोन है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कैटेगरी वाइज भी पूछा जाता है। तो ये छोटी श्रेणी का एक ड्रोन है, 5 किलो से कम वजन है, लगभग 32.4 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। तो ध्यान रखेंगे कि ये छोटी श्रेणी का एक ड्रोन है। इसका तापमान का क्षमता कितनी है, अगर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रख दिया जाए तो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो तापमान सहने की क्षमता इसकी कितनी है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख लेते हैं DGCA के बारे में। मैंने बताया कि लाइसेंस कौन देता है, तो DGCA देता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय। ये क्या है? एक तरीके का वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वो होते हैं जिनको किसी एक्ट के द्वारा पारित करके स्थापित किया जाता है, कानून बना करके। तो विमान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत में DGCA की स्थापना की गई है। इसको ध्यान में रखेंगे, वैधानिक निकाय है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नागर विमानन मंत्रालय के ये अधीन
आता है। मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। महानिदेशक कौन है? तो विक्रम देव दत्त जो डीजीसीए के महानिदेशक हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। डीजीसीए से संबंधित ये प्रश्न जो बन सकते थे मैंने बताया। अभी महानिदेशक कौन है? विक्रम देव दत्त। मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के अंतर आता है? नागर विमानन मंत्रालय के तहत। इसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और यह एक वैधानिक निकाय है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक। विदेशी बैंक है, ध्यान में रखिएगा। इसके पहले जो भारतीय बैंक जो था जिसने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म दिया था। अभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी होता क्या है। फिलहाल हम फैक्ट पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बना है? HSBC। अगर इंडियन भारतीय बैंक की बात करें तो ये होगा HDFC। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला भारतीय बैंक पूछा जाए तो HDFC, और अगर विदेशी बैंक पूछा जाए तो हाल में ये बना है HSBC इंडिया। जो HSBC है उसकी जो इंडिया में शाखा है उसने ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म प्रदान किया है और ऐसा करने वाली पहली विदेशी बैंक बन गई है। देख लेते हैं इसका काम क्या है। तो व्यापार वित्त के डिजिटलीकरण की सुविधा हेतु, यानी कि अभी तक क्या होता है, अगर किसी को लोन लेना हो तो पहले बैंक से डॉक्यूमेंट घर जाता है या कंपनी के पास जाएगा। इन सारे प्रोसेस में क्या होता है 3 4 5 दिन लग जाते हैं। अभी कोरियर से जाएगा, फिर स्टाम्प लगेगा, सिग्नेचर होगा, वापस बैंक के पास आएगा। तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस टाइम लिमिट को कम करने के लिए अभी इसको डिजिटलीकृत कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज जो है वो बैंक और जो कस्टमर होगा उसके बीच में साझा किए जाएंगे और जो काम है ऋण लेने का वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का स्कीम चालू किया गया, ध्यान रखेंगे अगर पहला भारतीय बैंक बोले तो HDFC और विदेशी बैंक बोला जाए तो HSBC। भौतिक स्टाम्पिंग होगी और दस्तावेजीकरण समाप्त कर जाएगी, ये मैंने बता दिया। भौतिक स्टाम्पिंग को खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण को अब इसमें अपनाया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसके लिए किसके साथ समझौता करना जरूरी है। तो जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है NESL के साथ में, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड जो है इसके साथ में सहयोग या समझौता करके इस तरीके की प्रणाली को चलाया जाता है। आगे देखेंगे NESL के बारे में भी। तो जो अभी फिलहाल HSBC के बारे में देखते हैं, तो HSBC जो है ये द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेट लिमिटेड है। संघाई कहने का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि चाइना का बैंक है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का बैंक है। इसमें हांगकांग में इसकी स्थापना हुई है। यूरोप में जो यूरोपियन देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की है, ठीक है ना। 1865 में यूरोप में इसकी स्थापना हुई है। नाम क्या है? HSBC द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेट। पहली शाखा कहाँ पर खोली गई है? तो हांगकांग में इसकी पहली शाखा खोली गई है। अब चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। NESL के बारे में मैंने बताया था कि NESL जो है यहाँ पर जो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जितने भी काम होते हैं उनको देखने का काम करती है। नाम ही उसका क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो जो भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करने का काम NESL करती है। उसके साथ सहयोग करके ही किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक जो भी नया हम नीति लाते हैं उसको हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक कि भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल विश्वविद्यालय बना है पहली बार भारत में, और देखा जाए तो विश्व के स्तर पर भी इस तरीके की एक नई पहल है। जल विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है? तो योगी जी के राज्य में, उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड का जो हमीरपुर जिला है वहाँ पर इस जल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल आम विश्वविद्यालयों की तरह यहाँ भी UG और PG के सारे कोर्सेज चलाए जाएंगे और वहाँ पर जल संकट से कैसे उबरा जाए और क्या उसमें समस्याएं आ सकती है, कैसे भविष्य में इससे बचा जा सकता है, कैसे जल संरक्षण किया जा सकता है, इन सब से संबंधित कोर्सेज चलाए जाएंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, हमीरपुर जिला। कहाँ क्या बन रहा है? जल विश्वविद्यालय बन रहा है। किसकी यह अवधारणा है या किसने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए? तो दो व्यक्ति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। एक है स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत जी और दूसरे हैं भारत में पद्मश्री विजेता उमा शंकर पांडे जी। इन दोनों ने मिल करके इस तरीके की एक जल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, इसकी अनुशंसा रखी है। अभी फिलहाल मामला राष्ट्रपति जी के पास जाने वाला है और राष्ट्रपति जी अगर इसको अप्रूव कर देंगे तो फिर ये बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगा। तो जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड जिला, हमीरपुर।
कौन दो व्यक्ति हैं? तो प्रोफेसर रविकांत जो कि स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, और दूसरे हैं पद्मश्री विजेता उमा शंकर पांडे। उमा शंकर पांडे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इनको जल योद्धा भी बोला जाता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि इनमें से कौन जल योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन होंगे? उमा शंकर पांडे। इन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है, तो ध्यान में रखेंगे इस जल विश्वविद्यालय की थीम। आगे देखते हैं, साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर, ये 2 है। साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर, ये एक तरीके का आर्ट एग्जीबिशन है। द्रौपदी मुर्मू जी इसमें शामिल हुई थी हाल ही में। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये क्या होगा? नाम है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर। नाम पढ़ के तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह बाघों के लिए एक तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। क्यों रखा गया था? कि अभी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए हैं इसी साल। तो प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे होने की खुशी में इसको पूरा आयोजित किया गया था। नाम क्या है? साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर। आयोजन किसने किया है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA, उसने इसको स्थापित किया है। किसके साथ में? तो एक सलाखा फाउंडेशन है उनके साथ में। कैलाश सांखला जो है ये सांखला फाउंडेशन चलाते हैं, इन्होंने मिलकर के, और साथ के साथ NTCA ने मिलकर के ये पूरा कार्यक्रम रखा है। ध्यान रखेंगे, साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर किससे संबंधित है? तो बाघों से संबंधित है। किसके तहत में? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया है। आयोजनकर्ता कौन है? NTCA और सांखला फाउंडेशन। सांखला फाउंडेशन के ओनर या हेड कौन है? स्थापित करने वाले कौन है? तो श्री कैलाश सांखला। ये कौन है? पद्मश्री विजेता है यह भी, और जो है सांखला फाउंडेशन के ये डायरेक्टर हैं। देखिए क्यों बाघ हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि जो विश्व की बाघ आबादी है, मतलब पूरे विश्व में जितने भी बाघ हैं उनकी आबादी का 70% जो है वो भारत में पाया जाता है। तो इसलिए इस तरीके की हम समय समय पर जो है चलाते रहते हैं इस प्रोजेक्ट टाइगर और अन्य भी योजनाएं, ताकि हम जो हमारे यहाँ आबादी बची हुई है उसका हम संरक्षण कर सकें। कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो 1 अप्रैल 1973 में। डेट भी याद रखिएगा कि पहली बार 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है जिम कार्बेट, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से शुरू हुआ था? जिम कार्बेट से। आगे देखते हैं, बाघ से संबंधित ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में प्रश्न बनता है। बाघ जो है ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कब मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस, ये देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1973। अब देखते हैं विश्व बाघ दिवस कब से? 29 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी थीम क्या है? बाघ संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। विश्व बाघ दिवस मनाया कब गया है? तो मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। थीम क्या है? बाघ संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। हमारे यहाँ पर हर 4 साल में बाघ जनगणना रिलीज होती है। अभी लास्ट जो हुई है 2022 में हुई है बाघ जनगणना, उससे संबंधित आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बनता है। ये जो सेंसस है 4 साल में होता है, तो अभी जितने भी आपके अगले 2-3 साल तक एग्जाम होंगे, अगर बाघ से रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो इसी जनगणना से बनेगा। इसलिए देख लेते हैं कि बाघ जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है। इस बार बताया गया है कि लगभग बाघों की संख्या में 6.7% की, और संख्या के मामले में लगभग 200 की वृद्धि हुई है। मतलब परसेंट वाइज पूछा जाए तो 6.7%, और संख्या के मामले में पूछा जाए तो 200 नंबर ऑफ टाइगर जो है उनकी वृद्धि हुई है। वर्तमान में संख्या कितनी है हमारे यहाँ? तो 3167, यानी कि 3169 लगभग अभी बाघ है हमारे यहाँ। 200 की वृद्धि हुई है। जनगणना जारी कौन करता है? तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये पूरी जनगणना को रिलीज करती है। क्षेत्रफल के आधार पर यह प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश का, वहां पर जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो टाइगर रिजर्व है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है? सबसे छोटा है ओरांग टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों स्थानों को भी याद रखेंगे। अब मैंने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो NTCA की पहल है, तो NTCA के बारे में देख लेते हैं। NTCA क्या है? 2005 में इसकी स्थापना हुई। यह भी एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय कहने का मतलब है कि किसी एक्ट को पारित करके इसकी स्थापना की गई है। तो NTCA की स्थापना 2005 में हुई है। वैधानिक निकाय है। कौन से अधिनियम? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत।
स्थापना कैसे हुई है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, उसके तहत स्थापना हुई है। कब हुई है? 2005 में। किस मंत्रालय के अंदर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ये आता है। मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी इसके मंत्री हैं। सबसे ज़्यादा बाघ का सीक्वेंस पूछा जाए कि स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो इस जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग 780 के अबव हैं, उसके बाद में कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। तो बाघों का संख्या पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा, तो सीक्वेंस एटलीस्ट 3-4 याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में। कौन ये पूरा प्रोजेक्ट टाइगर चलाता है? एनटीसीए। स्थापना कब हुई है? 2005 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मंत्रालय कौन सा है जो है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? जो है कंजर्वेशन चल रहा था, साइलेंट कंजर्वेशन, मार्जिन सेंटर टू सेंटर, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। फिर हमने देखा कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। थीम क्या है? तो बाघ संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। बाघ संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी थीम है। प्रत्येक 4 साल में जनगणना होती है। 6.7% की वृद्धि दर्ज कराई गई है। लगभग संख्या के मामले में 200 बाघों की संख्या में बढ़ोतरी। टोटल नंबर ऑफ पूछा जाए टाइगर्स कितने हैं हमारे यहाँ, तो 3169, 3167 हैं। ये पूरा जो जनगणना आयोजित कौन कराता है? एनटीसीए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ओरांग टाइगर रिजर्व। इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारी पहल, हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, पर कल मैं डबल क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो आज हम नहीं कर पाए क्वेश्चन, लेकिन हम कल पक्का करेंगे इसको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक